समस्याओं के विश्लेषण के लिए भी व्यष्टि अर्थशास्त्र अनुपयोगी होता है, जैसे राष्ट्रीय आय की गणना है, राजस्व, सामान्य मूल्य स्तर, रोजगार, मौद्रिक नीति, बैंकिंग नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सब के अध्ययन के लिए समष्टि अर्थशास्त्र ही आवश्यक है। इस तरह ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसकी सीमाएं और कठिनाई देखें तो एक सबसे बड़ी सीमा इसकी है कि व्यक्तिगत इकाइयों के योग पर आधार निकाले गए समष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष हमारे भ्रामक और गलत हो सकते हैं, क्योंकि समष्टि व्यष्टि इकाइयों के योग से बनता है। तो अगर हम समष्टि को इन व्यष्टि इकाइयों के योग के आधार पर काम में लेंगे तो ये हमें कई भ्रामक परिणाम दे सकता है। जैसे बैंक से एक व्यक्ति विड्रॉ करता है पैसा तो उससे बैंक विशेष पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सभी व्यक्ति विड्रॉल करने लगें तो बैंक फेल हो जाएगा। इसी तरह से बैंक व्यक्तिगत बचत एक व्यक्ति के लिए लाभदायक है लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए खराब है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर निकाले गए समष्टि निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। दूसरा खतरा जो इसके साथ होता है वो ये होता है कि अगर अर्थशास्त्री व्यक्तिगत अनुभव या धारणा को आधार मानकर संपूर्ण समाज या व्यवस्था के संबंध में निष्कर्ष निकाले तो वो भ्रमात्मक और अव्यवहारिक होंगे। तीसरा है कि समूह या समाज में व्याप्त विभिन्नताओं की उपेक्षा ये समष्टि अर्थशास्त्र करता है। ये औसत के आधार पर या ये कुल योग के आधार पर कार्य करता है, लेकिन उसमें कोई व्यक्तिगत विभिन्नता है तो उसको ये नज़रअंदाज कर देता है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र के योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। ये इनको विभिन्न रूप से प्रभावित करते हैं कि जैसे कुल मांग में वृद्धि से कुछ उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा और सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने से उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई आएगी, जबकि सीमांत उत्पत्ति वृद्धि वाले उद्योगों को उत्पादन कम लागत पर और अधिक प्राप्त हो सकेगा। तो ये कई क्षेत्र ये अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। फिर समूह के माप में कठिनाई भी आती है। मुद्रा हालांकि एक सामान्य मापदंड है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी सीमाएं हैं। तो हम वस्तुओं और सेवाओं को के योग को एक इकाई में या एक माप में बदलने में कठिनाई हमें इसमें आती है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़ने, औसत करने, इनके अंदर काफ़ी दिक्कत आती है। अब समष्टि विरोधाभास की बात हम करें तो समष्टि विरोधाभास हमारे पास में मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला यही है कि व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है, लेकिन राष्ट्रीय सामूहिक बचत अनुचित और घातक हो सकती है। दूसरा है व्यक्ति बैंक से जमा राशि निकाले तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर समाज के सभी व्यक्ति बैंक से राशि निकालने लगे तो बैंक फेल होने की स्थिति आ सकती है। फिर प्रकृति के कारण अगर एक किसान की फसल अच्छी होती है तो वो उस किसान के लिए अच्छा है, लेकिन अगर सभी समूचे राष्ट्र में कृषि फसल अच्छी हो जाती है तो अति उत्पादन की स्थिति हो जाएगी, जिससे कृषि उत्पादों के मूल्य में भारी गिरावट आएगी। फिर एक व्यक्ति द्वारा अपनी आमदनी से अधिक व्यय कर ऋण में डूबना मूर्खता का परिचय है, लेकिन एक राष्ट्र मंदी से निकलने के लिए ऋण ले सकता है और घाटे के बजट बनाता है और वो उसकी बुद्धिमत्ता कही जा सकती है। एक व्यक्ति मजदूरी में कटौती स्वीकार कर बेरोज़गारी दूर कर सकता है, लेकिन अगर सभी बेरोज़गार अपनी मजदूरी में कटौती करें तो अर्थव्यवस्था में रोज़गार को नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर एक व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, लूटपाट में लिप्त होकर लाभ कमा सकता है, लेकिन समूचा राष्ट्र इस तरह की गतिविधियों से नुकसान उठा सकता है। फिर किसी एक उद्योग विशेष में ऊंची कीमतों से वो फर्म लाभ कमा सकती है, पर प्रत्येक उद्योग में कीमतें बढ़ाई जाए तो मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति के लिए जो व्यवहार बुद्धिमत्तापूर्ण है वो संभव है कि पूरे राष्ट्र के लिए मूर्खतापूर्ण हो।
इसी के साथ ही ये चैप्टर अपना ख़त्म होता है।